Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. क्या खूबसूरत दिन था कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में. जब हम यहाँ थे तो the market was तकरीबन 5,000 points plus and by the time that market close हुई मार्केट गेन कर चुकी थी 6,079 points एक दिन में, closing at 122,247 points. और सिर्फ एक दिन पहले मार्केट गिरी थी बाय 3,000 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ आपका ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन कल तो हमारी मार्केट ने जो कमबैक किया था, 805 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड थ्रू आउट द डे वर्थ रुपीज़ 3.76 ट्रिलियन. इस रैली का बहुत मेजर ट्रिगर था कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इजराइल सीज़ फायर अनाउंसमेंट बेसिकली, राइट, जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे गया. उसके साथ साथ पाकिस्तानी रुपी 10% अप्रीशिएट किया अगेंस्ट डॉलर, रेयर एंड पावरफुल मूव. प्लस बुलिश सेंटिमेंट देखी गई बैंकिंग, सीमेंट, एनर्जी, फर्टिलाइजर, टेक सेक्टर्स में. सब मिलके मार्केट को लिटरली मून तक लॉन्च कर दिया. लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, रोल ओवर पीरियड चल रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुलाई में शिफ्ट हो रहे हैं. इस वजह से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है. सो डोंट गेट टू कैरिड अवे, थोड़ा कॉशियस रहिएगा. एंड ऑफ कोर्स गोल्डन रूल याद रखें, बाय व्हेन द मार्केट इज रेड एंड फॉलिंग, सेल व्हेन इज ग्रीन एंड राइजिंग. So let's go toward our market chart. Currently हमारी market is 600 points plus, लेकिन थोड़ा बहुत again pressure है आज market में. One thing I do want to remind you guys is कि जो हमने देखा कि परसों मार्केट, नॉट परसों, फ्राइडे को मार्केट बहुत गिरी थी एंड देन मंडे को मार्केट इतना मंडे को मार्केट गिरी थी और कल मार्केट चढ़ गई थी, राइट. तो दिस जस्ट गोज टू प्रूव वन थिंग कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब ख़त्म होती है ना तो चीज़ें एकदम से दौड़ती हैं. सो व्हेनेवर यू सी अ डिप इन द मार्केट, दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट टू गेट इन. एंड लकली हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें लकली और अनलकली जहाँ हमें ऐसे मौके साल में मल्टीपल टाइम्स मिलते हैं. तो अगर आपको लगता है कि आपने एक रैली मिस कर दिया, डोंट वरी, there will be more opportunities. मैं पर्सनली एक SIP फॉलो करती हूँ, which is a systematic investment plan, which means कि जब मेरी इनकम आती है for the month, I have set a certain amount and a certain percentage जो मैं इन्वेस्ट करूँगी हर हाल में, चाहे मेरे कितने खर्चे हों ना हो, does not matter. मैं जैसे मेरे पास पेमेंट्स आएंगी मैं वो अमाउंट इन्वेस्ट कर दूँगी एंड whatever I have left over मैंने महीना उसी में गुजारा करना. That's just my rule of life. और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हाथ नहीं लगाती ना. मैं देखती हूँ कि इंडेक्स कहाँ है, कहाँ चीज़ें पहुँची हुई हैं, महंगी हैं, सस्ती हैं, डजंट मैटर. जैसे पैसे आते हैं जस्ट इन्वेस्टमेंट. आई डू नॉट लाइक कीपिंग माई कैपिटल आइडल एंड ओवर द स्पैन ऑफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट गेट्स अ लो एवरेज बिकॉज आप कंसिस्टेंटली हर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट. तो मूव करते हैं टूवर्ड इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सेगमेंट, जहाँ ऑयल प्राइसेस ने फ्री फॉल लिया कल, एज वी स्पोक अबाउट. ब्रेंट एंड WTI रिसेंटली टच्ड $77 पर बैरल जब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी. पाकिस्तान में महंगाई आ गई थी पेट्रोल की बिकॉज ऑफ दिस, राइट. बट नाउ इट्स फॉलन टू $67 and $64 रिस्पेक्टिवली, लोएस्ट 2 हफ्तों में. वाई? बिकॉज ऑफ द सीज़ फायर. इन्वेस्टर्स अब बिलीव करते हैं कि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगी तो प्राइसेस कूल ऑफ हो रही हैं. लेकिन ये सीज़ फायर बहुत फ्रैजिल है क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि दोनों ईरान और इजराइल ने वायलेट किया है जस्ट आवर्स आफ्टर साइनिंग. तो सीन थोड़ा काम है लेकिन स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है. एंड ट्रंप ने फिर एक और बॉम्ब गिरा दिया कि चाइना कैन नाउ बाय ऑयल फ्रॉम ईरान फ्रीली, व्हिच इज़ अ वेरी बिग मूव. इसका सीधा मतलब है कि आयरेनियन ऑयल मार्केट खुल गई है फॉर चाइना और चीप और डिस्काउंटेड रेट्स पे. सो चाइना's करंट ऑयल डिमांड अप्रॉक्सीमेटली है 16.6 मिलियन बैरल्स पर डे और वो 11.1 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करते हैं. आउट ऑफ दैट ईरान अकेला सप्लाई कर रहा है 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि 13 to 14% ऑफ चाइना के टोटल इंपोर्ट्स बनता है. ये ऑयल मोस्टली स्मॉल टीपॉट रिफाइनरीज यूज़ करती हैं, स्पेशली शानडोंग, एंड ईरान ऑफर्स इट एट $3 to $8 पर बैरल डिस्काउंट.
जिसकी वजह से वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि चाइना इग्नोर नहीं करेगा इस चीज़ को। ईरान का टोटल ऑयल एक्सपोर्ट अब 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे पे आ चुका है डिस्पाइट सैंक्शंस, और अगर यूएस फॉर्मली सैंक्शंस इन्फोर्स नहीं करता तो ईरान की इकॉनमी को ये एक मैसिव लाइफलाइन मिलेगी, लेकिन इस अरेंजमेंट का फॉल आउट हो सकता है। सऊदी अरेबिया शायद इतना खुश ना हो इस अरेंजमेंट से। अगर चाइना ईरान से ज़्यादा तेल ख़रीदना शुरू कर ले तो सऊदी मार्केट का शायद थ्रेटन हो सकता है, और ये टेंशन यूएस चाइना सऊदी ट्रायंगल में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। इस बीच कज़ाकिस्तान और गियाना भी अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, एडिंग टू ग्लोबल सप्लाई प्रेशर। यूएस ऑयल इन्वेंट्रीज भी 5 हफ्तों से गिर रही हैं, लेकिन नॉट इनफ टू लिफ्ट द मूड। सो अभी मार्केट में एक यूनिक कॉम्बो है, सीज फायर ऑप्टिमिज्म, ओवर सप्लाई कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल चेस, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है कभी भी डिसरप्ट हो गया तो प्राइसेस फिर ब्लो अप कर सकती हैं। सो व्यूअर्स, ये ऑयल स्टोरी काम ज़रूर लग रही है, लेकिन अभी ट्विस्ट्स आ सकते हैं, नो वन नोज। सो जस्ट बी कॉशियस, कीप वॉचिंग, क्योंकि वी कीप टेलिंग यू एवरीथिंग, एवरी मूव वी कीप यू अपडेटेड विद ऑन आवर शो द इनसाइड स्कूप। ऊपर से कज़ाकिस्तान हैज़ इंक्रीज्ड इट्स ऑयल आउटपुट फोरकास्ट फॉर 25, एंड गियाना की प्रोडक्शन ने हिट कर दिए 667,000 बैरल्स पर डे मई में, up from 611 in April, powered by Exxon Mobil. So काफ़ी सप्लाई ज़्यादा बढ़ चुका है ग्लोबली। इस बीच में यूएस ऑयल इन्वेंट्रीज माइट हैव ड्रॉप्ड 5वें वीक में इन अ रो 8 लाख बैरल्स, लेकिन एनालिस्ट ने कहा है कि इट्स नॉट इनफ टू काउंटर द बेरिश मार्केट टोन। तो ओवरऑल बिटवीन आपकी जियोपॉलिटिकल कूलिंग, हायर सप्लाई, डिमांड कंसर्न, स्पेशली विद ट्रम्प टैरिफ्स, ऑयल मार्केट बहुत सीरियस प्रेशर में है। इस सब का असर पाकिस्तान पे भी हो सकता है। लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का मतलब हो सकता है रिलीफ इन इंपोर्ट बिल्स, लेकिन अगर टेंशन्स दोबारा एस्केलेट होती हैं तो प्राइसेस कैन स्पाइक। सो स्टे ट्यून्ड, दिस ऑयल स्टोरी इज़ क्लियरली नॉट ओवर। टॉकिंग अबाउट ऑयल, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट किया कि अब चाइना आयरेनियन ऑयल खरीद सकता है इवन आफ्टर द यूएस लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन 3 आयरेनियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। इसके साथ उन्होंने यही होप किया, अगेन रीइटरेटिंग, कि चाइना होपफुली विल बाय प्लेंटी ऑफ ऑयल फ्रॉम द यूएस टू। ये बात सीज़ फायर के बाद आई थी, जहां ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों की वायलेशंस दोनों को अपनी वायलेशंस का जिम्मेदार ठहराया। चाइना की ईयरली ऑयल डिमांड अराउंड 16.6 मिलियन बैरल्स अगेन, जबकि वो 11.1 मिलियन बैरल्स पर डे इम्पोर्ट करते हैं। एंड again reiterating that Iran makes up 1.4 million barrels out of this total, right? So that makes about 13 to 14%. Now we're going to take a short break, and we're going to come back shortly. We have a very special guest, someone जो हमेशा एक बहुत अच्छी insight देता है market के बारे में. Hopefully we can get a good view on where the market is going to go from here, and कि हमारी economy के लिए इसका क्या मतलब है, कि global scale पे क्या हमें लगता है कि एक cool off permanently रहेगा, या do we expect कि कहीं ना कहीं फिर से tensions शुरू हो जाएंगी, because Israel has a habit of poking other countries. So continuing with that trend, I would not be surprised if Israel just started attacking random people again, because that's a habit that they are clearly getting away with. Stay tuned, don't go anywhere. We'll be right back after a very short break, after which we will speak to our very special guest. कहीं नहीं जाइएगा, stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop, and I'm Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले we let you know that we have a very special guest with us, someone who always comes to the show. हमेशा बहुत अच्छी insight share करते हैं. मैं खुद इनसे इतना कुछ सीखने को मुझे मिलता है, and especially I'm really glad that he could join us इस वक्त पे जब global tensions एक ऐसे level पे पहुंची हुई हैं कि there's so many different things going on globally, economies में, और especially हमारा मुल्क इतना चीज़ों से affect हो रहा है, especially by the constant range that crude oil seems to be picking up when it comes to the international prices. So please welcome Mr. Ali Fareed Khwaja, who is the chairman of K-Trade. Thank you so much for joining us. My pleasure. Thank you. So first of all, let's just get straight into the Iran-Israel conflict, right? This year seems to be a war year, right, for lack of a better word. We
our index started falling from 127,000 points almost. It fell down to about 116,000, after which everything happened Monday night. Everyone was super excited. Market gained momentum again yesterday, 6,000 points plus. Crude oil is of course very essential हमारी economy के लिए. 26% of our import bill. Prices roll over हो गई onto the awam. Everyone was very worried about petrol being expensive. Worried about a possible current account deficit widening, a fiscal deficit. We don't have reserves to back it up. So what are we expecting? Because this year हम कुछ नहीं कह सकते कि नहीं अब सब कुछ ठीक है and tensions are perfectly fine and nothing will happen, because we are dealing with a country like Israel, right? Jahan the Knesset was supposed to sit and essentially vote on getting Netanyahu out of office, and he did all of this to just stay in power. So what are we expecting with global politics? What is the effect on Pakistan? Pakistan किस तरह से navigate कर सकता है अपने आप को? So all very relevant and great questions. So firstly, thank शुक्रिया आपने मुझे शो पे बुलाया. It's always my pleasure to talk to you and be on your show, and thank you for all the great stuff which you do for promoting financial education. Now, char points hai. The first thing is that, as you rightly said, we are living in the times of war. So for investment, geopolitics is the most important thing which any investor should focus on. अच्छा, इसमें मैं ये बात बताता चलूँ कि मेरे ख्याल में जियोपॉलिटिक्स हमेशा ही सबसे इम्पॉर्टेंट रही है, मगर हम ज़्यादातर उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि फ्रंट पेज न्यूज़ नहीं होती. वॉर्स के टाइम पर हमें वो ज़्यादा ऑब्वियसली नज़र आता है कि देखें जंगें हो रही है, अटैक हो रहा है, इससे ये चीज़ें मूव होंगी, ऑयल प्राइसेस मूव होंगी, इससे स्टॉक मार्केट को और हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसलिए हम ज़्यादा बात करते हैं. मगर मेरे ख्याल में जियोपॉलिटिक्स हमेशा ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, क्योंकि ये डिसाइड करती है कि बड़े इन्वेस्टर्स, खासतौर पर जो ग्लोबल लार्ज इन्वेस्टर्स है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट किधर करेंगे. इसकी अगर मैं मिसाल दूं तो जब हम कहते हैं कि जब पाकिस्तान IMF हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि बाकी सारे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, वर्ल्ड बैंक पैसा देने लग जाता है. सो जियोपॉलिटिक्स ऑलवेज अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, and right now we are living in times of where we can even see this in a more accelerated way. So I think this will continue, और आपके जितने भी viewers और आप जिनको भी suggest करती है, I think they should follow this very carefully. The second thing is, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी हमारी सेंसिटिविटी बड़ी हाई है ऑन ऑयल प्राइसेस, क्योंकि जैसे आपने बोला कि ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हमें ऑयल की पेमेंट करनी होती है. अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी है और जैसे आपने कहा हमारे रिजर्व्स कम है. तो एक तो ये डायरेक्ट नेगेटिव जो रिस्क है वो तो बड़ा ऑब्वियस है. अल्लाह का शुक्र है कि ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हुआ और ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, एंड आई होप कि वो नीचे ही रहें. मगर इसलिए ये शो करता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी बड़ी वल्नरेबल है. एक एक्सटर्नल शॉक और हमारी जो इकॉनमी पर रिस्क पड़ सकता है. इसलिए ज़रूरी है, जो आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि हमारे रिज़र्व्स बड़े थोड़े हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रिज़र्व्स को बिल्डअप करें ताकि एक बफर मैकेनिज़्म हो, ताकि हम सेंसिटिविटी पे हमें हिट ना कर सके. मगर लास्ट पॉइंट, आई थिंक पाकिस्तान, if you look at all of these conflict, and there have been a few of them, Russia, Ukraine, Iran, Israel, Palestine, the genocide in Gaza, I think in India, Pakistan, in सारे conflicts में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान actually has been a net positive. Pakistan का outcome has been net positive. एक तो हमने we had with India conflict, we demonstrated that we have military technology superiority over a regional actor who claimed to be very dominant. उसकी वो proof करने की वजह से now our value as a potential provider of security and stability in the region जो है वो काफ़ी बढ़ गई है. जब मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से बात करता हूँ जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं या जो UAE में रहते हैं, they feel very proud and they are saying कि लोग हमें जो सऊदीज़ हैं वो हमें बड़ा इज़्ज़त से कह रहे हैं, क्योंकि our recognition as a powerful, stable actor in this region has been established. So I think overall, alhamdulillah, it's actually good for Pakistan, and I think
कि हमारे इसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी और हमारी इकोनॉमी भी और हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी उस पर पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन करने का, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट. Okay, lovely. So I had a question from you because I knew you're the only person who actually probably has an answer to my question in the whole of Pakistan. मैं एक चीज़ सोच रही थी हमारे जो मुल्क में, and this question might actually just take up the whole time that we have on the show, but who better to ask than you, because it's regarding the blockchain, right? तो मैं सोच रही थी कि technically there is one solution to all of our problems in this country. Which is, and obviously it would take years to implement. There would be a lot of infrastructure you have to make, a lot of money that you'll have to spend. But corruption is one of the main issues हमारे मुल्क में, right? High level से लेकर नीचे level तक trickle down effect की वजह से there's so much seepage कि a lot leaks out into our country. Tax की हम बात करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे लोग जो in positions of influence हैं, वो कैश में अपनी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, अपनी ज़मीनें डिक्लेयर नहीं कर रहे होते हैं, अपने स्टाफ के नाम पे चीज़ें लगाई हुई होती हैं, राइट? एंड देन दे आर कमिंग हियर टॉकिंग अबाउट कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो 14% करेंगे, लाइक प्लीज गो होम. यू नो, हाउ कैन वी use the blockchain to make centralized, digitalized systems in areas like auditing and other areas to implement the tax net and also to increase it? Your question is very pertinent, और I'll even broaden it, not just blockchain, क्योंकि अगर आपका जो सवाल है बिल्कुल relevant है और बड़ा important है कि डिजिटल, अगर हम ट्रांजैक्शन को डिजिटलाइज कर ले अपनी इकोनॉमी को, तो वो उस पर एफिशिएंसी भी आ जाए, उसमें आप ट्रेसेबिलिटी भी आ जाए, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आ जाए. सो व्हाई आरंट वी डूइंग दैट? एंड वो ये डिजिटलाइजेशन चाहे ब्लॉकचेन के थ्रू हो, चाहे सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू हो. जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान में रास्त का एक फास्टर पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है. जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि आप कोई भी पेमेंट हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो आप इंस्टेंटेनियसली अपने बैंक के थ्रू एट अ वेरी लो कॉस्ट कर सकते हैं. तो क्योंकि वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है, टेक्निकली आर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश की बजाय डिजिटल करें. इस ईद पे तो मैंने पढ़ा कि काफ़ी जगहों पर, मंडियों पे, जहाँ पे बकरियाँ और गाय बिक रही थी, वहाँ पे वो कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे थे. Oh, really? जी, पंजाब में आई थिंक बैंक ऑफ पंजाब वाज टेलिंग मी दैट दे वर डूइंग अ बिग प्रोजेक्ट ऑन दिस. सो बिकॉज टू मेक आपका सवाल को अगर मैं आसान उसको बोलूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से एग्जिस्ट करता है, हमें तो ब्लॉकचेन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन मेड दैट. सो दूसरे आपका सवाल का जो बड़ा मुश्किल पहलू है, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, और हम क्यों उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे. एंड तो जो आपके सवाल से जो सजेशन है, दैट्स वेरी एप्ट, वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट the only way of increasing taxes, reducing corruption, increasing efficiency, increasing your GDP, क्योंकि हमारे GDP का बहुत बड़ा हिस्सा तो undocumented है, is by increasing digitalization, and Pakistan government must do this. Okay, perfect. Why do you think that we don't need the blockchain? The reason that I think we should do it on the blockchain is, firstly, I think from an auditing perspective, right? कि बहुत दफ़ा ना बहुत बड़ी कंपनीज हैं that are evading taxes by ऑडिटर्स को पैसे दे दिए, you know, मार्क्स करवा दिए, साइट से निकलवा दिया. That disappears. If there's a flag in the system because it's digitalized, वो कोई शख्स जाके हटा नहीं सकता, और अगर हटाने की कोशिश करेगा, the next block will not match the previous one, as we know how the blockchain works, right? So why do you not think that the blockchain is necessary? And because my issue with the system is I don't trust it. फेयर इनफ. तो बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ब्लॉकचेन भी यूज़ हो सकती है फॉर ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, ऑल ऑफ दीज पर्पसेस. क्या पर्पसेस थे? पहला पर्पस हमने कहा कि हमने पेमेंट करनी है, कि मैंने आपको पैसे देने हैं, वो बिज़नेस टू बिज़नेस पेमेंट हो, या वो शॉप पे पेमेंट हो, या वो ब्रोकरेज की पेमेंट हो, जो इन्वेस्टमेंट्स की पेमेंट हो, जो भी पेमेंट करनी है, मैंने अपना पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है. इसका एक मैकेनिज़्म ब्लॉकचेन पे बेस्ड भी हो सकता है, जिस तरह स्टेबल कॉइन्स. इस वक्त यूएई में वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आप जाकर अपने स्टेबल कॉइन से घर खरीद सकते हैं, आप मैकडोनल्ड्स में कॉफ़ी ले सकते हैं, आप डिफरेंट पेमेंट्स कर सकते हैं. तो ये
पेमेंट सिस्टम भी अवेलेबल है काफ़ी जगहों पर, और फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। तो इट इज़ सर्टनली अ पॉसिबिलिटी, मगर मेरे ख्याल में मैं थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि जब आप डिजिटल कर लेते हो तो फिर उसको इरेज करना मुश्किल होता है, और क्योंकि पाकिस्तान में एक सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ब्लॉकचेन यू विल हैव टू बिल्ड, सो इट विल टेक यू टाइम. But then you can also sell that software. जी, so we should definitely do that, and I think that's a parallel effort. मगर दैट वी शुड नॉट वेट फॉर इट, क्योंकि जैसे आपने पहले सवाल में पूछा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त इतने बड़े चैलेंजेस है कि वी डोंट हैव मच टाइम. हमने अपने रिजर्व्स बढ़ाने, हमने अपने टैक्सेस बढ़ाने, अपने जीडीपी को ग्रो करना है, हमने अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है. सो एंड वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, वी ऑलरेडी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ नॉट यूजिंग इट. Yeah, I think next time they're thinking of investing in something, they should just ask you once. I would suggest this to you guys. On that note, let's take a short break and we'll be right back to continue this amazing conversation with Mr. Ali Fareed Khwaja. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. Don't go anywhere. We'll be right back after a very short break. Welcome back. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. We were having a very interesting conversation with Mr. Ali Fareed Khwaja, which we will now continue because we have barely any time and too many questions to ask him. So, अभी हमारी मार्केट में जो रैली देखी है, right? A lot of economists who I think शायद खुद से equity investors नहीं हैं, they're a little doubtful of the market. They continue to call it a bubble. तो आपको क्या लगता है कि ये macro driven है with realities of strengths in our banking sector, our cement sector, our fertilizer sector, auto sector, or do you think that this actually could be a bubble? जी, when we say a bubble, we are saying that something is expensive. That's what it means. कि कह रही है कि इसमें असल वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है और ये बहुत महंगी हो गई है. तो इसलिए मैंने कुछ लोगों को सुना कि वो क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ गई है तो वो कह रहे हैं क्योंकि ये महंगी होगी, मगर that's not true. As you know कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट was इतनी सस्ती थी, our valuations were so cheap that they were cheaper than Sri Lanka and Lebanon, the countries which had defaulted. So the stock market was trading at 3 times earnings. After the rally, it's trading at like 6 to 7 times earnings. But historical average is 10. इसके बरक्स Indian stock market trades at 22 times earnings. तो अगर आप वैल्यूएशन से डर रहे हैं तो आप ये ना भूलिएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट 22 टाइम्स पे ट्रेड करती है. उस कंट्री ने ए जंग हारी है, बी वो भी ऑयल इंपोर्टर है, सी उनके तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो पॉपुलैरिटी डैमेज हो गई है. सो आवर वैल्यूएशन इज़ very cheap. It's cheaper than our historical average. It's cheaper than other markets which are similar to Pakistan. Okay. मगर सबसे important चीज़ ये है कि we should recognize, and market is recognizing that Pakistan is a winner. कि Pakistan has technology superiority, that Pakistan has security which makes us regionally important. इसलिए अब चीज़ों को perspective में देखें कि US President is meeting our Field Marshal, our Chief of Army. After the meeting, he's saying, I'm honored to meet him. I love Pakistanis. The President of US के words matter. And not just that, अगर आप देखें तो ईरान की भी engagement रही, सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ engagement रही. The world has recognized that Pakistan matters and Pakistan is a regional power. So there has been a regime change after the conflict. We are now not in the same league where we were before, and this will reflect in the investment we get and the upside in the stock market. So bullish, we're bullish on the stock market. जी, अल्लाह करे. Of course there are risks. हमने बात की कि अगर oil prices खराब हो जाती है तो पाकिस्तान को नुकसान. Equity markets, we all know this. The first thing you hear about the equity markets is enter at your own risk, right? क्योंकि आपके principal amount में से nothing is safe. So I think that's the basis of any kind of equity investment, is that you're here because you know that you could possibly lose out. लेकिन of course फिर आप historical charts देख लें तो you can see कि sure in the short run आपकी volatility बहुत है, ऊपर नीचे बहुत होता है, लेकिन in the long run everything is up, right?
Gee, so in the long run, it reflects the values of the company. In the short term, it's gambling. Yeah. And gambling we can't predict. Of course, that's a great way to put it. तो अभी हमारा federal budget आया, I know a lot of people had a lot of opinions, of course, as they do every year. तो बहुत लोगों ने argument पेश की कि ये बहुत elite को favor करता हुआ budget है, कि कोई real reforms नहीं हैं agriculture sector में, real estate में, energy में. अगर मैं आपसे पूछूं कि what would you do differently about the budget? What would those things be? Again, a difficult and important question. Important because, as you said, कि budget हम सबको बड़ा ज़्यादा impact करता है. Difficult because I think people who are making the budget have more information than me and you sitting over here. तो आपने दुरुस्त कहा कि हम सारे हमारा हक है और हमें चाहिए कि हम बजट पे और इकोनॉमी जैसा रन हो रही है उसमें अपने ओपिनियन दे, मगर साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें नहीं पता कि उनकी क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी क्या वो है फ्रेमवर्क है जिसमें वो चीज़ें बना रही हैं. वन थिंग विच एज अ पाकिस्तानी आई एम कॉन्फिडेंट इज़ दैट आई नो कि जो लोग हमारी इकॉनमी रन कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो और जो बाकी सारी जो टीम है, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर सिंसियर एंड दे आर कॉम्पिटेंट. And because they are all of those three, I expect कि जो भी एक तो उनका इंटेंशन सही होगी और दूसरी अगर कोई इश्यूज हैं वो किसी वजह से होंगे और उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे. तो now coming to with that disclaimer, now coming to of course I would have liked कि नए सेक्टर्स पे टैक्स होता, एग्रीकल्चर पे होता, रियल एस्टेट पे होता. I would have liked कि equity markets को encourage की जाती क्योंकि well functioning stock market is essential for growth in the economy and I think it's not that appreciated in Islamabad. I think Islamabad और कराची का जो distance है उसकी में काफ़ी कुछ lose हो जाता है कि इस्लामाबाद को realize नहीं होता कि एक well functioning stock market is necessary for sustainable economic growth. So एक तो ये. दूसरा जो आपने पहला सवाल जो आपने इससे पहले किया कि मेरा सारा फोकस डिजिटलाइजेशन पे होता, आई वुड हैव लाइक टू इनकरेज मोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एफबीआर में भी एफिशिएंसी आ जाती, अकाउंटेबिलिटी आ जाती, करप्शन कम हो जाती. तो आई थिंक दोज वर द थ्री थिंग्स विच हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा मगर वो नहीं था. और ख़ास तौर पे आई थिंक ई कॉमर्स पे शायद थोड़ा टैक्स भी लग गया विच वॉज सरप्राइजिंग. And similarly, real estate में उन्होंने शायद कोई incentive भी दे दिए, which was also surprising. Yeah, definitely. There's I completely lost my train of thought on what I was going to ask. So let's come back toward the conversation about crude oil, commodities, all of this. Something that जो मेरा भी एक personal question है. तो we already हमारे stock market में there's not that many investors. We have 300,000 UINs in a population of 250 million plus. And हमारी जो PMEX है वहाँ तो मज़ीद कम accounts हैं. I believe some 30,000 or so. ये भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ. And active traders are maybe 1,000, right? A lot of complaints that I get from people is कि the spreads are too wide when it comes to PMEX, right? That आपको break even करने के लिए अपना trade you have to make so much profit, तो बंदा profit कहाँ से कमाए, right? तो फिर ऊपर से we don't have the excess registered in Pakistan. तो it's almost like कि अगर कोई commodities और forex trade करना चाहता है लेकिन वो grey economy में contribution नहीं करना चाहता तो उसके पास कोई fair option नहीं है. What can be done about this? जी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके भी कई पहलू है. सबसे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि जो आपके पहले सबसे पहला सवाल था उससे अगर आपसे लिंक करें कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ वॉर, वी आर लिविंग इन टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब है कि एक अच्छे पोर्टफोलियो में ना सिर्फ स्टॉक्स होने चाहिए, इसके अंदर कमोडिटीज़ लाइक ऑयल या सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में गोल्ड जो है वो ज़रूर होना चाहिए. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट वी कैन नो लॉन्गर जस्ट टॉक अबाउट स्टॉक्स. वी हैव टू आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो आपके लोग सुन रहे हैं वो गोल्ड में एक्सपोजर ज़रूर लें अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ अभी तक. और इसी तरह के ऑयल का फ्यूचर कैन ऑल्सो हेल्प यू मेक इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन योर व्यूज़ ऑन जियो पॉलिटिक्स. अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही है और वो आपके इक्विटी स्टॉक पोर्टफोलियो को काफ़ी हिट कर सकती हैं तो आप ऑयल पे भी पोजीशन भी ले सकते हैं. तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई एम ग्लैड कि यू बॉट इट अप.
द सेकंड, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम कह रहे हैं कि लोगों को कि इन जगहों पे इन्वेस्ट करें और आप लोगों के लिए अच्छा है, तो वो इन्वेस्ट किस तरह करें? उनके लिए इन्वेस्ट करना या तो बड़ा मुश्किल है, या अकाउंट खोलना मुश्किल है, या अकाउंट खोलने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिल रही है वो अच्छा नहीं है, और इसमें एक गवर्नमेंट का एक रोल आ जाता है. I would encourage you, because you know people listen to you. You have the ear of a lot of people. Encourage international exchanges and brokerages to come and set up in Pakistan. These are the companies who have the technology, they have the skill set, they have the knowledge base. Some of them operate illegally as offshore platforms. वो नहीं अलाउड होना चाहिए, क्योंकि ऑफशोर मीन्स कि ना वो पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, ना कस्टमर को कोई प्रोटेक्शन है. कल उनको पैसे नहीं मिले, उनका अकाउंट बंद हो गया, किसके पास जाएंगे? So we should acknowledge that these companies have the technology and the knowledge, and local companies and don't. encourage them to come set up. And encourage them to come and set up. Okay, so इस तरह जिस तरह हमने crypto council बना के, Bilal did an amazing job, a phenomenal job of putting Pakistan on global stage by inviting companies to come to Pakistan. And setting up expensive Bitcoin mining. Mining was one part of it, and I don't know how it will play out. And I'm sure if it's expensive and if it's not profitable, government will not do it. I'm just saying from a perspective of inviting people. You know, जब अगर मैं एक घर बनाता हूँ, एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, पहले मेरा काम है कि मैं लोगों को कहूँ कि आए, मेरा बड़ा अच्छा मुल्क है. So just like that, we need to encourage these kind of companies who operate in capital markets. Definitely. In regulated traditional finance, definitely, to also come to Pakistan. Definitely. I'm so sorry, I'll have to cut this conversation right here. I completely lost track of time and we have to close the show. But thank you so much for being with us. My pleasure. And I hope to continue this conversation very soon, inshallah. Look forward to it. Thank you. और कल आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह 11 बजे. देखना मत भूलिएगा The Inside Scoop. Take care. खुदा हाफिज़.